जाड़ खत्म हो गया, स्वेटर नहीं मिला, कम्बल नहीं मिला या रेनकोट नहीं मिला, समय पे हुजूर मिलना चाहिए, यही मेरी व्यवस्था है। आसन से यह आग्रह है कि माननीय मंत्री जी उस विभाग को ऐसी मैंने मैंने ये जो आज जो उन्होंने ये जो जवाब दिया है कि हम 15 जिले में आज तक 15 जिलों में स्वेटर उपलब्ध नहीं हो पाए हुजूर, तो ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को सुधार किया जाए, मेरा यही हुजूर कहना है। अब केंद्रांश से मिले या राज्य से मिले या जहां से मिले, जाड़ा खत्म होने के बाद, बरसात खत्म होने के बाद रेनकोट मिलने से, कम्बल मिलने से क्या हो हुजूर? आइए लिखते हैं कि पोशाक की बात। अच्छा, उत्तर ले लेते हैं जी माननीय मंत्री जी। धन्यवाद मान्यवर। माननीय सदस्य ने बड़े जनहित से जुड़े हुए विषय को इस सदन के संज्ञान में लाया है, लेकिन माननीय सदस्य भी बहुत पुराने और अनुभवी साथी हैं। यह देश कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से चलता है मान्यवर। सहकारी संघवाद इस देश के संविधान का भी मूल है, और जो भी सिस्टम है मान्यवर, उसमें केंद्र और राज्यों के परस्पर सहयोग से ही योजनाएं संचालित होती हैं। व्यवस्था के परिवर्तन का जहां तक सवाल माननीय सदस्य उठा रहे हैं, यह तो उनके उत्तर में बड़ा विभाग की तरफ, सरकार की तरफ से स्पष्ट उत्तर गया है कि जो राशि की उपलब्धता थी, उस राशि के आलोक में पोशाक में ही स्वेटर भी आता है, जिसका जिक्र हमने बड़ा स्पष्ट उनको दिया है। अब रह गया इस प्रक्रिया को बदलने का, तो ये प्रक्रिया बदलने के लिए शायद ये सदन अधिकृत नहीं है और उपयुक्त स्थल भी नहीं है। हम इनसे यही आग्रह करेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए फॉर्मेट, ढांचे, स्वरूप को परिवर्तित करने में ये सदन सक्षम नहीं है। और मेरा आग्रह यही होगा कि अगर केंद्रांश की राशि के अनुपलब्धता के चलते राज्य की योजनाएं प्रभावित होती हैं, तो माननीय सदस्य उस राजनीतिक दल से आते हैं जो केंद्र में अभी सत्ता में है, तो मैं आग्रह करूंगा कि ससमय केंद्रांश अगर मिले और उसके उपरांत यदि राज्य अपने कर्तव्यों में विफल है, तो निश्चित रूप से सवाल खड़े होने चाहिए। धन्यवाद मान्यवर। माननीय सदस्य जी महोदय, ठीक है, माननीय मंत्री जी ने जो बातों को कहा मैं उस पर पहल जरूर करूंगा, लेकिन विधि व्यवस्था वो हम लोग को जानकारी भी तो नहीं मिलती केंद्रांश से क्या मिला या नहीं मिला, हमें क्या पता। तो जब बातें ये जो पेपर में आया तब हमने इसको ही किया, इसको जरा सा भिजवा देख लिया था। इसलिए हमें अनुरोध कर रहे हैं कि समय के पहले हम लोग को जानकारी मिले कि बच्चों को स्वेटर केंद्रांश से भी पैसा मिलता है, क्यों नहीं मिला, काहे नहीं मिला। मैं ठीक हूँ, मैं उस दल से हूँ, मैं हमारी सरकार है वहाँ, मैं जरूर बात के रखूंगा। यही आपसे अनुरोध है कि इस व्यवस्था को विधिवत मन जानकारी मिलनी चाहिए, ताकि बच्चों को समय रहते सब सारा चीज की व्यवस्था हो सके। यही मेरा कहना। ठीक है हुजूर। माननीय सदस्य की भावना का बिल्कुल मैं सम्मान करता हूँ। मान्यवर, थोड़ा सा विस्तारित रूप से 2 मिनट में इसको पढ़ देना चाहूंगा। हमारा राज्य का कुल समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य का कुल बजट 2200 करोड़ रुपए का मान्यवर। इस 2200 करोड़ में 1320 करोड़ 1320 करोड़ केंद्रांश है, राज्यांश 880 करोड़ है। मान्यवर, प्राप्त राशि में केंद्रांश हम लोगों को 533 करोड़ मिला है। उसके अनुरूप राज्य ने अपने राज्यांश को निकाल दिया है 328 करोड़। जब तक वित्त विभाग के नियमों के आलोक में मान्यवर, जब तक केंद्रांश की राशि राज्य को प्राप्त न हो, तब तक राज्य अपना राज्यांश भी नहीं निकाल सकता है। इसी वजह से योजनाओं के संचालन में विलंब हुआ है। 2 खंड थे, मान्यवर ने एक ही का पूछा, मान्यवर इनका जवाब एक ही पर था। तो यही मैं ये दस्तावेज भी आपके माध्यम से उनको उपलब्ध करा देता हूं, जिससे उनको भी सुस्पष्ट हो जाए कि भारत सरकार से मिलने वाले पैसे का कितना हिस्सा हम लोगों को मिला है और कितना बाकी है, और जो पैसा मिला है उसके अनुरूप राज्यांश सरकार ने निर्गत करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन की दिशा में पहल की है। हाँ, 100% नहीं हो पाया है तो वो बात सही है, और उसके एकदम प्रत्यक्ष उत्तर भी मैं आपके माध्यम से उनको भिजवा देता हूँ मान्यवर। माननीय मंत्री जी, जो भी राशि आपके पास था, या केंद्रांश हो या राज्यांश हो, और आपने उस राशि को पूर्ण रूप से उसको व्यवहार कर लिया है, और उसमें 9 डिस्ट्रिक्ट का जो है दिखा रहा है कि 9 डिस्ट्रिक्ट में आपने
चाहे गर्मी कपड़ा हो या कपड़ा हो, ड्रेस हो, उसके लिए पैसा भेजे हैं और रेस्ट को नहीं भेजा है। यानी यह 9 जिला का नाम अंकित है हमारे पास जो उत्तर का सूची है, और संथाल परगना का एक भी जिला शायद इसमें सम्मिलित नहीं है। तो मेरा आपसे यह होगा कि कम से कम जो भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है आपके वित्तीय उपलब्धता के आधार पर पूरा स्टेट में और हर जिला में उसी वित्तीय अंश के अनुरूप जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते। श्री सत्येंद्रनाथ तिवारी। सत्येंद्रनाथ तिवारी निरंतर अनुपस्थित रहते। चलिए आगे बढ़िए। डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता और डॉक्टर नीरज यादव को अधिकृत किए हैं, पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई की विश्वसनीयता पर उठते हुए गंभीर प्रश्नों को रखना चाहती हूं महोदय। इसमें पूरे प्रश्न को हम नहीं पढ़ रहे, जो विसंगतियां हैं उससे हम बता रहे हैं महोदय। अधिसूचना संख्या 237 दिनांक 26/2/2016 के अनुसार अध्यक्ष महोदय, विद्यालय से 1 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले बच्चों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जानी है। अगर वहां 1 किलोमीटर के परिधि में बच्चे नहीं मिले तो उसके आगे हमें बढ़ने की आवश्यकता है, वो होना भी चाहिए महोदय। लेकिन वास्तविकता ये है महोदय कि 20 मीटर से 400 मीटर की दूरी रहने वाले बीपीएल परिवारों के पात्र जो बच्चे हैं उनका चयन नहीं हो करके दूर में निवास करने वाले किसी के विशेष अनुशंसा से प्राप्त जो होता है उनका नामांकन हो जाता है महोदय। इसी पे हमारा प्रश्न है महोदय। माननीय मंत्री। मान्यवर माननीय सदस्य शिक्षा मंत्री भी रही हैं, तो मेरे से ज्यादा इस विभाग के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। मान्यवर खंड 2 में इसी बात का उल्लेख प्रश्न में भी किया गया। प्रश्न यह कहता है कि क्या यह बात सही है कि यदि आवेदनों की संख्या आरक्षित सीटों 25% से अधिक हो तो नामांकन के लिए कंप्यूटरीकृत प्रणाली का उपयोग किया जाने लगा है, जो पहले विद्यालय प्रबंधन अभिभावक के समक्ष किया जाता है। तो मान्यवर इसके चयन की प्रक्रिया बहुत स्पष्ट है कि विद्यालय में यदि कुल सीटें 100 हैं, उसमें 25% यानी 25 सीटें आरटी के तहत भरी जानी हैं, तो इसमें जिन भी छात्रों का चयन होता है वो कंप्यूटरीकृत प्रणाली के अलावे विद्यालय प्रबंधन समिति और अभिभावकों की उपस्थिति में होता है। माननीय सदस्य जिस विशिष्ट केस के बारे में बता रही हैं, यदि यह सूचना दे देंगी सदन को तो निश्चित रूप से विभाग इस पर तत्पर होकर समुचित कार्रवाई करेगा। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर सिर्फ एक प्रश्न हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे। ठीक है मैडम। एक प्रश्न महोदय, उत्तर ठीक ठाक। जब आरटीई की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन और लॉटरी पे आधारित है तो किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुशंसा से महोदय एक ही विशेष समुदाय का 75% तक नामांकन लेना महोदय, इस पे हमारा प्रश्न है। और ये कहीं ना कहीं शिक्षा के अधिकार से वंचित हमारे गरीब बच्चों ये हो रहे हैं महोदय। और एक्चुअल में जो शिक्षा व्यवस्था की जो एक अच्छी व्यवस्था है पूरी पारदर्शिता के साथ, उसे हम विशेष व्यक्तियों से अनुशंसा लेके अगर हम नामांकन कराते हैं तो विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है और व्यवस्था में कमी नजर आ रही है महोदय। हम इस प्रश्न को कहना चाहते हैं, जो विशेष अनुशंसा करते हैं, कोई विशेष परिस्थिति है महोदय, दिव्यांग है, लोकल है, गरीब है, जो छूट गए तो अलग बात है, लेकिन किसी विशेष वर्ग के लिए ही केवल नामांकन हो रहा है महोदय, ये बहुत चिंता का विषय है अध्यक्ष महोदय। इस पे माननीय मंत्री जी। और माननीय सदस्य भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों के पास भी रोज ही कागजात आते हैं जिसमें आरटी के तहत डीएससी के यहाँ होने वाली बैठकों के लिए अनुशंसा ली जाती है। मैं भी करता हूँ, माननीय सदस्य भी करती होंगी। मैंने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज अगर आरटी लागू है तो सूचना अधिकार अधिनियम भी लागू है। यदि किसी अभिभावक को यह प्रतीत होता है
कि उसके बच्चे इस विद्यालय में आरटीई के तहत प्रवेश की अर्हता रखते थे और उनके साथ अनुचित हुआ है तो आरटीई के माध्यम से भी वह पूछ सकते हैं। और मैंने तो इससे पूर्व मान्यवर आपको कहा कि सदन के माध्यम से स्पेसिफिक अगर वो सूचनाएं देती हैं तो विभाग तत्पर है, इसमें समुचित कार्रवाई करेगा और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाएगा। एक छोटा सा महोदय, हम बस ये कहना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, प्रश्न हम लोग लाते हैं, जवाब भी सुनते हैं, हमको उसमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन महोदय उस पर कार्रवाई क्या होती है या इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं मिल पाती है, जिसके कारण आगे की बात हम लोग नहीं समझ पाते हैं। जो भी चीजें सदन में रखी जाए, जो भी प्रश्न रखी जाए महोदय, उस पे क्या अनुपालन होता है, कम से कम वो संबंधित जो भी माननीय सदस्य हैं उनको जरूर बतानी चाहिए या दी जानी चाहिए, ताकि पता चले कि उस पे क्या कार्रवाई हुई। क्योंकि बिना ऑथेंटिक यहाँ पर तो कोई प्रश्न लाते नहीं महोदय। अगर यहाँ पर बोल रहे महोदय तो तथ्य के आधार पे बोल रहे हैं। एक मिनट आपको जानकारी दे दें, यहाँ सदन के अंदर में माननीय ट्रेजरी बेंच के यानी मंत्री महोदय लोगों के द्वारा जो भी उत्तर दिया जाता है और उसमें आश्वासन प्रतीत होता है, तो आश्वासन समिति में उसका बैठक भी होती है और कृत कार्रवाई का एक्शन टेकन रिपोर्ट में उद्धृत भी होता है, उसका उत्तर भी होता है। हमको लगता है कि आप अगर माने लीजर पीरियड में एक्शन टेकन रिपोर्ट को थोड़ा सा उलट फिर के देखिएगा तो हमको लगता है अधिकांश का उत्तर आता है, लेकिन कुछ कुछ जगह जो बिंदु कानून और विसंगति के दायरे में आता है भले उसको उत्तरित नहीं होता है, लेकिन सामान्य परिपाटी के तहत उसका उत्तर होता है। चलिए जानकारी मान्य सदस्य, मान्य ठीक है, आपको जानकारी मिल जाएगी। मिल जाएगी। एक सेकंड महोदय, जो कृत कार्रवाई का जितने भी माननीय मंत्रीगण उत्तर देते हैं महोदय वो मिल जाता है, लेकिन जो हम लोग फिर से सूचना या कोई पूरक पूछते हैं महोदय वो विशेष रूप से नहीं आता है। इसके लिए थोड़ा सा माननीय मंत्रीगण ध्यान दें कि हम लोगों को भी अवगत कराए महोदय। माननीय सदस्यों को थोड़ा ज्यादा आग्रही होना पड़ता है। चलिए माननीय सरजू राय जी पूछिए। महोदय उत्तर प्राप्त है, कंडिका 1 का स्वीकारात्मक है। कंडिका 2 में के उत्तर में सरकार ने कहा है कि संबंधित इकाई को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर कारण परीक्षा की गई है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति क्या अधिरोपित की गई है, किस प्रकार से अधिरोपित की गई है और कारण परीक्षा क्या की गई है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ सदस्य सरयू राय साहब का प्रश्न, इस प्रश्न की तैयारी के सिलसिले में विभाग ने मल्टीपल लेवल पर जांच भी की, तमाम तथ्यों को परखा भी, और परखने के उपरांत कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन भी समर्पित किया है। तो मान्यवर, इसमें एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, उसमें 3 सदस्यीय कमेटी ने जाकर 12/2/26 को निरालाबास की सहायक पर्यावरण अभियंता शिकायतकर्ता श्री संजय कुमार मिश्रा एवं इकाई प्रतिनिधि मोहम्मद टी रहमान की उपस्थिति में किया गया। धूल नियंत्रण व्यवस्था पर कमेटी की रिपोर्ट है कि सीएचपी क्रशर, कोयला यार्ड, साइलो क्षेत्र, ट्रक हॉपर आदि में धूल को रोकने के लिए फिक्स्ड स्प्रिंकलर का उपयोग किया जा रहा है और विभिन्न बिंदु हैं। समय का सदन बचाते हुए माननीय सदस्य के जो मूल प्रश्न हैं मैं उस पर आ जाना चाहूंगा। जो विसंगतियां पाई गई मान्यवर, विसंगतियां यह पाई गई कि सीटीपीएस ने जो गार्डवाल नदी के समीप बनाया कि बहिस्राव सीधे तौर पर नदी में न जाए, इस गार्डवाल को कंक्रीट का होना चाहिए था, लेकिन वो कंक्रीट का नहीं था। यह जांच के क्रम में आया है, उस गार्डवाल से रिसाव होने की संभावना थी। इसमें एक्शन टेकन रिपोर्ट के बाद द एनवायरमेंट कंपनसेशन फॉर 1 डे कम आउट टू बी INR 33,750 रुपए का उनके ऊपर 1 दिन के जुर्माने का अधिरोपण किया गया। टोटल एनवायरमेंट कंपनसेशन फॉर 22 डेज कम आउट टू बी रुपीज 7,42,000 रुपए का उन पर दंड अधिरोपित किया गया है। और जहां तक उनके सीटी और सीटीओ के
विचलन का सवाल था, उस पर कार्रवाई की गई है, उनसे पूछा गया है और जो इसमें दंडात्मक प्रक्रिया होगी उसका निश्चित रूप से अनुपालन होगा और दोषी जो यूनिट है, इकाई है, उसके ऊपर दंड अधिरोपित होगा। माननीय मंत्री जी का उत्तर महोदय संतोषजनक है जी। एक और इसमें मेरी पीछा थी बोकारो ताप बिजली घर के बारे में। इसमें सरकार ने कहा है कि जब जांच करने के लिए टीम गई उस समय कोनार नदी में कोई भी बहिस्राव जाता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। हो सकता है कि जिस दिन गया हूं उस दिन दिखाई नहीं पड़ा हो, मगर मेरे पास तस्वीरें भी हैं किस तरह से बहिस्राव जा रहा है। अगर जिस दिन कमेटी गई उस दिन बहिस्राव नहीं हो रहा था तो बहिस्राव के पूर्व में जो बहिस्राव हुआ है उसके लक्षण तो आराम से दिखाई पड़ते हैं। उसका पाइपलाइन टूटा हुआ है, फटा हुआ है, वहां से धारा बह रही है। तो जिस दिन गए उस दिन अगर ठीक कर दिया तो उसके पहले जाने का चिन्ह तो मिलता है महोदय वहाँ। और मैं माननीय मंत्री जी के सहयोग के लिए वो सभी चित्र माननीय आसन को मैं दे रहा हूँ, माननीय आसन से माननीय मंत्री जी को मिल जाएगा। ये सारे किस तरह से बहिस्राव हो रहा है ये प्रदर्शित करता है। तो जो कमेटी जांच करने जाती है उसको पर्यावरण के जो नियम हैं उसके अनुसार पीछे का भी जांच करना चाहिए। जिस दिन गए उस दिन नहीं अगर बह रहा है, हालांकि एक तस्वीर है उसमें जिसमें माननीय सरजी बाबू, आसन का भी आपके प्रति एक आग्रह है कि एक क्वेश्चन में पूरे राज्य का इन तमाम विषयों के संबंध में बोल देंगे तो ट्रेजरी बैंक या माननीय मंत्री महोदय के पक्ष में भी सब जगह का जानकारी एकत्रित कर करके देना असंभव हो जाता है। तो हम देख रहे थे इसमें आपका कई चीज है, चंद्रपुरा का है, डीवीसी का है, आपका बहिस्राव पाइपलाइन का क्षतिग्रस्त है, कोनार का है, कई विषय समाहित है आपका क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए माननीय मंत्री जी, मैं इतना ही माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि जो कमेटी जांच करने जा रही है वह पूर्णता में जांच करने से परहेज क्यों करती है महोदय, जबकि सबूत उपलब्ध है। इतना ही आप अगर हो सरजू बाबू, आप सरजू बाबू एक बेग इसमें नहीं आ सकते हैं, अब मंत्री जी का उत्तर सुन लीजिए। ठीक है, मैं सुन लूंगा। माननीय मंत्री जी। माननीय वरिष्ठ सदस्य जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं वो चिंता अगर उस जांच टीम के समक्ष सबूतों को मिटा देने की है या उन जो भी परिदृश्य वहां था उसको हटा देने की है, तो जब वो पाइप की मरम्मती कर सकते हैं मान्यवर, तो यह भी माना जा सकता है कि बहिस्राव जिसके चलते जो मिट्टी के ऊपर निशान या दाग पड़े होंगे शायद उसको भी उन लोगों ने मिटा दिया होगा। मैं इस बात की संभावना से इनकार नहीं करता हूं मान्यवर, लेकिन जांच समिति में जाने वाले लोगों ने स्थल निरीक्षण किया, स्थल निरीक्षण करके इस बात की पुष्टि की और सबसे महत्वपूर्ण है कि 3 सदस्यीय समिति गई थी, उसने जिस गार्डवाल के से बहिस्राव होने की संभावना को निर्मूल नहीं किया, उसके चलते उसको दंड अधिरोपित किया गया। अब माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, मैं विभाग को यह निर्देशित करता हूं कि वो पीरियडिकली इन चीजों की जांच करते रहें, हर महीने एक रिपोर्ट लेते रहें, जिससे कि कोई भी इकाई जो है वो इसका विचलन न कर सके। ठीक है सर जी। वो माननीय सदस्य हेमलाल मुर्मू जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि इस राज्य में बालक बालिकाओं का जो एडमिशन में गिरावट आ रहा है, यानी ड्रॉप आउट का जो संख्या है प्रतिशत वो बढ़ते चला जा रहा है और इसीलिए 2022-23 में 40.5 नामांकन अनुपात के विद्यार्थियों में एडमिशन फाउंडेशन कोर्स में हुआ था। 24-25 में इसमें 3% की गिरावट हुई। महोदय, 2023-24 से 2025-26 तक मेरा आंकड़ा 22-23 पर आधारित है।
महोदय, सफल नामांकन में 10% वृद्धि हुई जो मेरे प्रश्न में उल्लेखित है, परंतु 12वीं कक्षा तक आते आते सफल नामांकन अनुपात गिरावट 60.6 रह जाता है, लेकिन आप आंशिक स्वीकारात्मक इसको लिखता है विभाग। हमारा कहना है कि माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा में जो गिरावट देखी जा रही है, पिछले साल 10.4% था, वो घटकर 2.4 हो गया। उसका मतलब कि घट रहा है धीरे धीरे। तो इसके बारे में विभाग को निश्चित रूप से चिंता करना चाहिए और इसीलिए मैंने इस प्रश्न को पूछा है। इसका जवाब माननीय मंत्री दें। माननीय मंत्री जी। मान्यवर, सरकार का बड़ा स्पष्ट उत्तर माननीय वरिष्ठ सदस्य के समक्ष है। माननीय वरिष्ठ सदस्य ने यह पूछा था कि बुनियादी शिक्षा फाउंडेशनल की स्थिति खराब है। राज्य में निर्धारित उम्र सीमा के 100 में से 38 बच्चे ही प्री प्राइमरी वर्ग से 2 तक का नामांकन करा रहे हैं। मान्यवर, विभाग ने सरकार की तरफ से बड़ा स्पष्ट उत्तर आया है कि 22 के आंकड़े तो नहीं है, 23-24 के आंकड़ों को भी विभाग नहीं प्रस्तुत कर पाया है, लेकिन 24-25 के जो आंकड़े विभाग ने दिए हैं वो स्पष्ट दिखाते हैं कि 2.53% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है 24-25 में। 25-26 में मान्यवर यह वार्षिक वृद्धि दर बढ़कर 4.34% हो गई है। तो माध्यमिक में ड्रॉप आउट के तो की संभावनाएं बड़ी कम है। मैं नहीं जानता हूं कि माननीय वरिष्ठ सदस्य के पास आंकड़े कहां से हैं। हम लोग यूडाइस कोड के माध्यम से सकल नामांकन और ड्रॉप आउट के आधारों की गणना करते हैं। दूसरा उनका एक जो प्रश्न है दूसरे खंड में, जिसमें उच्चतर माध्यमिक के बारे में उनकी चिंता आई है, यह चिंता वास्तव में है और हमारे यूडाइस के आंकड़ों में भी दिख रही है कि उच्चतर माध्यमिक में हमारे पास सकल नामांकन अनुपात जो था वो 23-24 में 41.62 था, 24-25 में 48.62 था और 25-26 में 53.89 था। लेकिन यदि आप उत्तरोत्तर इन आंकड़ों को देखेंगे तो 24-25 में 7% की वृद्धि दर्ज की गई है और 25-26 में 5.27% की वृद्धि दर्ज की गई है। मैं माननीय सदस्य की चिंता से सहमत हूं, लेकिन विभाग ने यूडाइस के आंकड़ों के आधार पर यह उत्तर दिए हैं और मुझको लगता है कि उत्तर तथ्यात्मक सही है। माननीय सदस्य महोदय, सृजन का जो रेट है माननीय मंत्री जी वो 50% से अधिक है। ये सही मायने में सबको चिंतित करने वाला अनुपात है। बोलिए महोदय। एक माननीय सर, दो चीजें हैं। सकल नामांकन अनुपात, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, GR जिसको बोलते हैं, और ड्रॉप आउट, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं मान्यवर। सकल नामांकन अनुपात कुल आबादी में उस कक्षा में पढ़ने वाले योग्य बच्चों का नामांकन को कहा जाता है और स्कूल में मान्यवर यदि 50 बच्चों ने नामांकन लिया और उसके बाद वो स्कूल छोड़कर चले गए, वो उसको ड्रॉप आउट रेट बिल्कुल कहेंगे सर। तो उसका अनुपात अगर बढ़ता है तो ये चिंता का विषय ही नहीं, निश्चित रूप से मान्यवर ये सकल नामांकन चलिए मान्य ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है मान्यवर जी। महोदय, मेरा इसमें आखिरी में संथालपना प्रमंडल के विषय में मेरा चिंता यही है कि संथालपना प्रमंडल में बहुत सारे विद्यालय हैं प्राइवेट और अधिकतर विद्यालय वो मिशन से संचालित भी है, जहां गरीब बच्चे और जंगल में रहने वाले आदिवासी पहाड़िया के बच्चे उन मिशन स्कूल में फीस देकर के पढ़ाते हैं। तो हमारा यही है इसमें
राय कि यदि सरकार उन विद्यालयों को सरकारी सहायता जो भी मिल रहा हो, चाहे एमडीएम हो, चाहे साइकिल हो या छात्रवृत्ति हो, इन चीज़ों से यदि उनको सरकार उनको लाभान्वित करें तो हमको लगता है कि ये जो रेट है, जो छीजन रेट है, ये नहीं रहेगा और हमको लगता है इसमें बढ़ोतरी आ जाएगी। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूलों के भरोसे हम यदि चाहते हैं कि शिक्षा देहाती क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को हम सुधार सकें, हमको इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। इसलिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि इन प्राइवेट विद्यालयों को भी ये व्यवस्था से संपन्न करे, ताकि उन विद्यालयों में भी विद्यार्थी का संख्या, जहां अभी भी विद्यार्थियों की संख्या उसमें ज़्यादा है, तो इसको भी ध्यान में गंभीरता से देखना चाहिए विभाग को, और माननीय मंत्री का विचार इसमें आना जरूरी है। माननीय मंत्री। मान्यवर वरिष्ठ सदस्य की मूल भावना सरकारी विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक के नामांकन एवं उपस्थिति में वृद्धि और एनरोलमेंट के बाद उनके ठहराव के लिए सरकार की तरफ से निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, पोशाक, नोटबुक, कॉपी, छात्रवृत्ति, साइकिल कक्षा 8 विद्यार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। मान्यवर इसके अलावा ये सरकारी विद्यालयों का प्रावधान है। अल्पसंख्यक विद्यालयों को भी सरकार कुछ सुविधाएं देती है, लेकिन वो सुविधाएं पूर्ण रूप से सरकारी विद्यालयों के अनुरूप नहीं होती हैं। माननीय सदस्य यही चाहते हैं कि जो सरकार की तरफ से सहूलियतें या सुविधाएं दी जा रही हैं, उसका विस्तार करते हुए अल्पसंख्यक विद्यालयों को भी इस दायरे में लाना चाहिए। मैं माननीय सदस्य की बात एक नीतिगत विषय है और इस नीतिगत विषय पर सरकार को बड़े स्तर पर निर्णय लेना होगा। मैं बस इतना ही उनसे, आपके माध्यम से उनसे आग्रह कर सकता हूं कि यह विषय सरकार के स्तर पर विचारण हेतु जरूर जाएगा। नीतिगत निर्णय के उपरांत जो भी होगा वो आपके माध्यम से अवगत होगा। ठीक है माननीय हेमलाल बाबू। अब तारांकित, आज आपका पुट कर देते हैं, चूंकि ठीक बजट है आज बहुत चर्चित, प्रदेश के हर कोने को छूने वाला, इसलिए थोड़ा सा हम लोग वक्त को बचा रहे हैं। माननीय सदस्य नमन बिस्कल को। मैं शनिवार को मेरा प्रश्न पुट किया गया था, लेकिन आज वो प्रश्न आया नहीं। आ जाएगा, अभी उस वर्ग अभी बचा हुआ है। अभी जो विधानसभा का समय काफी लंबा तक चलेगा, आपका उस वर्ग के दिन आपका पुट प्रश्न आ जाएगा। ठीक, माननीय सदस्य नमन बिस्कल कुंगाड़ी। अध्यक्ष महोदय, मेरा इस प्रश्न के माध्यम से चिंता यह है कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार उन्हें मिले, और दूसरा मेरी चिंता है कि बालू जो विकास के कार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मटेरियल है, जो सहजता से और उचित कीमत पर लोगों को मिले, इसको लेकर है। और इसको लेकर मैं प्रश्न खंड पहला में जानना चाहा था कि बालू घाटों का कैटेगरी भाजपा के शासनकाल में 2017 में किया गया है, क्योंकि भाजपा आदिवासी समुदायों को प्राकृतिक संसाधनों का अधिकारों से वंचित करने का उनका शुरू से मानसा रही थी, और वह जानती थी अपने आदिवासी और मूलवासी विरोधी गलत नीतियों के कारण आने वाला समय में सत्ता से बेदखल होने वाली है। इसीलिए अपने उस शासन
काल में उन्होंने आदिवासियों को इन अधिकारों से वंचित करने के लिए, बालू के अधिकारों से वंचित करने के लिए कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 बनाया है। अध्यक्ष महोदय, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 होने से जो आदिवासी समुदायों को जो नुकसान हो रहा है और सहजता और सस्ता दर पर या उचित कीमत पर जो बालू मिलना था वो भी नहीं मिल पा रहा है, वो मैंने प्रसन्न खंड 2 और 3 में जिसको मेरी चिंता थी। अध्यक्ष महोदय, इसमें पेशा नियमावली में स्पष्ट प्रावधान है कि ग्राम सभा से सहमति लेकर उनसे परामर्श कर ही बालू घाटों का कैटेगरीकरण करना चाहिए था और उसका टेंडर प्रक्रिया के लिए जो शर्तें हैं, जो 50% अनुमानित भंडार की कीमत। माननीय सदस्य, आप पूछिए, आपका प्रश्न भी है और सरकार का उत्तर भी है। तो मेरा पहला पूरा प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, तारतम्यता में जहां आप पूछते हैं इधर उधर हुआ, उसको पूछिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला पूरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार बालू घाटों का जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 की है 2017 से, तो इसे पहले की तरह कैटेगरी समाप्त करना चाहती है? ये मेरा पहला पूरा प्रश्न। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय जी। माननीय सदस्य कई खंडों में पूछे हैं महोदय। जो लास्ट खंड में उन्होंने पूरक पूछा कि महोदय ये 2018 में जो बालू घाट बिना कैटेगरी का लघु खनिज के श्रेणी में आता था, जो कैटेगराइज किया गया है 1 और 2, उसको समाप्त करना चाहती है क्या? तो महोदय, इस बात को आप भी जानते हैं, पूरा सदन जानता है, पूरा राज्य जानता है महोदय कि अब झारखंड नियमावली 2025 30-2 तथा जो नियमावली लागू हो गया है, जिसमें बड़ा स्पष्ट है महोदय, झारखंड लघु खनिज समुदान नियमावली 2004 यथा संशोधित नियम 5/4 के में प्रावधान है कि अनुसूचित क्षेत्रों में संबंधित ग्राम सभा अथवा समुचित पंचायत स्तर की स्वतंत्र पूर्व संसूचित सहमति के बिना लघु खनिज का कोई खनन पट्टा अथवा खुले खान अनुमति पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। उसका अनुपालन किया जा रहा है महोदय। और झारखंड सैंड माइनिंग मिनरल्स रूल जो 2025 के अनुसार प्रत्येक जिला में जिला स्तर पर बालू खनिज की नीलामी की जा रही है महोदय। तो इस पर बड़ा स्पष्ट उत्तर है माननीय सदस्य को, इससे बेहतर सुस्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा सकता है महोदय। बहुत स्पष्ट उत्तर दिया गया है महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न स्पष्ट है कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 को समाप्त करना चाहती है कि नहीं? माननीय कोनगाड़ी जी, हमको लगता है कि आप माननीय मंत्री जी का उत्तर सुने नहीं, कान में भी नहीं था, शायद ठीक से सुनाई नहीं पड़ा। सुनाई दिया अध्यक्ष महोदय। तो उसमें क्या बोलना है? जो बोले उत्तर दिए उसमें। मेरा 2 था, एक तो इसका जवाब नहीं मिला अध्यक्ष महोदय कि कैटेगरी 1-2 को समाप्त करना चाहते हैं, और दूसरा मेरा जो प्रश्न है अध्यक्ष महोदय कि जो बालू घाटों का नीलामी के लिए कैटेगरी 2 में जो नीलामी के लिए टेंडर आए, उसमें जो टेंडर का शर्त रहा था अध्यक्ष महोदय, अनुमानित भंडार की कीमत का 50% सकल बिक्री का टर्नओवर जिसका होगा वही उसमें भाग लेगा। तो इस शर्त से अध्यक्ष महोदय अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के लोग या आदिवासी समितियां, जिसको कि समता जजमेंट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों में खनन से संबंधित अधिकार आदिवासी संस्थाओं को मिलना चाहिए, ये नहीं हो पा रहा है अध्यक्ष महोदय। ये मेरी चिंता है। उसी को जान लेते हैं। चलिए अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल माननीय सदस्य की चिंता लाजमी है महोदय, लेकिन चूंकि इस विषय को मैं बता देना चाहता हूं कि माननीय सदस्य की जो चिंता है कि ग्राम सभा का अनुमति नहीं लिया जाता, ये उनका पूरक है महोदय।
तो हम बता देना चाहते हैं महोदय आपके माध्यम से माननीय सदस्य को, पहले किसी घाट की नीलामी के लिए, बालू घाट की जहां तक है, LOI होता है महोदय। LOI होने के उपरांत उसमें ग्राम सभा के लिए NOC लिया जाता है महोदय, और तब जाकर के इसी होता है महोदय। बाद में खनन पट्टा उसको लीज में दिया जाता है महोदय। तो हर हाल में तो ग्राम सभा का दायित्व और ग्राम सभा की जो जवाबदेही है वो ग्राम सभा से पारित कर बगैर उसको जो है लीज डीड मिलता ही नहीं महोदय। तो ग्राम सभा का अनुपालन तो हो ही रहा है, 100% हो रहा है महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल चिंता यह रही थी कि अनुसूचित क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों पर और खासकर बालू घाट का अधिकार ग्राम सभा के माध्यम से आदिवासी समुदायों को कैसे मिले वो बताए मंत्री महोदय। चलिए माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, देखिए जो खनिज नियमावली बना महोदय, उसमें बड़ा स्पष्ट नियमावली बना है महोदय कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 दो तरह घाटों की नीलामी की जा रही है। घाटों को चिन्हित किया गया है महोदय। अब कैटेगरी 1 में हमने पिछले विधानसभा में भी कहा था महोदय, वो 100% पंचायतों को दे दिया गया। कैटेगरी 2 में जो है उसका नीलामी होगा, जिसमें उस नीलामी के प्रक्रिया में ग्राम सभा होने के उपरांत ही उसको लीज डीज दिया जाएगा महोदय। अगर ग्राम सभा सहमति नहीं देता है महोदय तो निश्चित तौर पर उसमें खनन उसको लीज डीड नहीं दिया जाएगा महोदय। हर हाल में तो ग्राम सभा का हम लोग फॉलो कर ही रहे हैं महोदय। ग्राम सभा के बगैर अनुमति का हम लोग लीज डीज उनको दे ही नहीं रहे महोदय। इसलिए माननीय सदस्य का जो चिंता है, पूरे सदन और पूरे राज्य की चिंता है, हम लोग को भी चिंता है महोदय। लेकिन वो सारे बिंदु जो उनके चिंता उनको व्यक्त कर रहे हैं, वो सारे बिंदु को हम लोग कंक्लूड करते हुए राज्य की जनता को और अनुसूचित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए नियमावली बनाए महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी समुदायों को, आदिवासियों को कैसे बालू घाट का अधिकार मिले, ये मेरा इच्छा है। जो टेंडर प्रक्रिया है उसे गैर आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र में बालू का टेंडर लेंगे और ये मेरी इच्छा है महोदय। माननीय सदस्य की जो पूरक विषय है उसमें कहीं पर जिक्र रही है महोदय कि आज अनुसूचित क्षेत्रों में कैसे लोगों को घाट मिले। उसके लिए महोदय तो ये नियम संगत है, नियमानुसार पॉलिसी बन गई है। अब आगे सरकार इस पर ध्यान अगर विचार करती है बाद में, तदुपरांत हम लोग उनको अवगत कराएंगे महोदय। ठीक है कोनगाड़ी जी। अध्यक्ष महोदय, आदिवासी समुदायों का सुरक्षा के लिए आपका सवाल माननीय मंत्री जी के संज्ञान में चला गया। ठीक है, मैं अगर कानून में कुछ लैचेज है, कानून में कुछ कमी है, तो फिर उसको आपके परिप्रेक्ष्य में करने के लिए निर्णय लेंगे। यही बात। ठीक है अध्यक्ष महोदय, मैं इस शर्त पर अपने आगे का पूरक नहीं पूछ रहा हूं कि सरकार आदिवासी समुदायों को बालू घाट का अधिकार देने जा रही है आने वाले समय में। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ठीक। माननीय सदस्य श्री उदय शंकर सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि क्या यह बात सही है कि सारड विधानसभा क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा देने उद्देश्य इंडोर स्टेडियम निर्माण का किया जाएगा कि नहीं? तो इसमें एक आया है कि स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी गई, जो अद्यावधि निर्माण हो चुका है। तो पहले का 1910 की बात है, ये हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन हमने इंडोर स्टेडियम के बारे में अध्यक्ष महोदय सरकार से मांग की थी कि अवश्य सही है कि इंडोर स्टेडियम का निर्माण होने से बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कुश्ती आदि खेलों की सुविधा होगी, जिससे क्षेत्र में खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण मिल सकेगा और भविष्य में झारखंड का नाम देश विदेश में रोशन होगा। हमारे यहाँ खिलाड़ी इस तरह के हैं कि इंडोर स्टेडियम्स के खेल को बहुत ही प्रश्रय देते हैं। उत्तर तो सकारात्मक है, बहुत अच्छा है, लेकिन तीसरे खंड में है कि यदि उत्तराखंड की उपायुक्त महोदय से प्रश्न है कि यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सारड विधानसभा क्षेत्र के सारड प्रखंड में इंडोर स्टेडियम का निर्माण करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?
नहीं तो क्यों उपायुक्त देवघर तो उत्तर में है कि उपायुक्त देवघर सारण प्रखंड में इंडोर स्टेडियम निर्माण हेतु विवरण सहित प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत बजट उपलब्धता के आधार पर नियमानुकूल अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। तो अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि की जाएगी कब तक, क्या ये तो डीसी से मांगेंगे तो तुरंत आ जाएगा कि हाँ होना चाहिए। इससे उनको पूछने, उनको संतुष्ट होने दीजिए। माननीय मंत्री जी एक मिनट, उनको संतुष्ट। हाँ, इंडोर स्टेडियम है जो किसी समय में मैं ही बनवाया था। मैं क्या बनवाया था, सरकार के ही पैसे से अपने निधि से बनवाया था, जो कि देवघर में है। तो गांव देहात के लोगों को सारठ एक ऐसा सेंटर प्लेस है कि वहां होने से वहां के 5-6 प्रखंडों के खिलाड़ियों को सुविधा होगी। देवघर आके सब नहीं कर पाते हैं उसका उपयोग। इसलिए मेरा ये कहना है कि इससे सरकार को भी लाभ होगा, देहात के लोगों को भी, बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को भी और खिलाड़ियों को भी बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। निधि की भी सरकार को फायदा होगी। अब माननीय मंत्री से उत्तर ले लीजिए। हाँ, माननीय मंत्री जी, खेल स्टेडियम पहले था, अभी फिर चाह रहे हैं। जी जी जी, माननीय वरिष्ठ सदस्य ने सारी बातों को बड़ा स्पष्ट कर दिया और सरकार की तरफ से उत्तर भी बहुत स्पष्ट है। माननीय सदस्य, माननीय विधायक भी हैं, तो मैं तो यह अपेक्षा कर रहा था कि प्रश्न डालने के बाद वो देवघर डीसी से बोलकर जमीन की उपलब्धता विभाग को सुनिश्चित कराते हुए समयावधि मांगते, तो बतौर खेल मंत्री मैं निश्चित रूप से उनको कोई एक समय दे पाता। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्य से आग्रह है कि देवघर जिले से उपायुक्त से भूमि संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध करा दें। सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए यथाशीघ्र इसको क्रियान्वित करना चाहेगी। ठीक है चुनाव। और आपने जो दिया है कि 9-10 में पहले से ही स्टेडियम हो चुके हैं, उस पर भी थोड़ी नजर देने की जरूरत है अध्यक्ष महोदय सरकार को, कि उसकी भी स्थिति थोड़ी, चूंकि 15-20 साल पहले हुआ है, थोड़ी लड़खड़ा गई है वो स्टेडियम, उसको भी दुरुस्त करने का आप डीपीआर बनवा के भेजवाइए, कार्रवाई हो। चलिए जी जी, धन्यवाद। माननीय सदस्य नागेंद्र महतो जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलिए नागेंद्र बाबू। माननीय अध्यक्ष महोदय, बगुदर विधानसभा क्षेत्र के बेको पूर्वी पंचायत के सोना पहाड़ी का मामला है। सोना पहाड़ी आज से नहीं, 100 वर्ष पहले से वहां पहाड़ी में पूजा पाठ चला रहा है और सी कैटेगरी का पर्यटक स्थल भी घोषित की गई है। लेकिन वहां प्रत्येक दिन करीब हजारों आदमी मन्नत मांगने आते हैं, जहां काफी बकरे की बलि होती है। प्रतिदिन 25-30 हजार रुपया का इनकम है, लेकिन वहां किसी खास लोगों के द्वारा वसूली की जाती है। यह प्रश्न यहाँ विधानसभा के पटल पर रखा गया आपके समक्ष। तो यह सुक्रियात्मक प्रश्न आया है, उत्तर जो जिला से बन के आया है, और गोल मोटल जवाब, क्या यह बात सही कि सोना पहाड़ी पर्यटक स्थल का संचालन निजी लोगों द्वारा किए जाने के कारण सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है? उत्तर आया अस्वीकारात्मक। फिर कहता है कि अगर ऊपर दोनों का खंडों का उत्तर सही है गलत है इसका जवाब दिया जाए, तो यहां दिखते हैं कि कैटेगरी सी में पर्यटक स्थल अधिसूचित है और 98,88,900 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है इसमें पर्यटक स्थल में। उपायुक्त के पत्रांक संख्या, गिरिडीह के जिला उपायुक्त के पत्रांक संख्या 17/2/26 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त निर्मित परिसंपत्तियों का वर्तमान समय में
निजी लोगों के द्वारा संचालन नहीं किया जा रहा है। उक्त परिसंपत्तियों का संचालन निमित्त उपायुक्त गिरिडीह के पत्रांक 277 दिनांक 16/7/24 द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह से न्यूनतम दर की मांग की गई है। दर प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार उक्त परिसंपत्तियों का संचालन सरकारी स्तर से कराया जाएगा। तो आखिर कौन वसूली कर रहा है? कराया जाएगा, अभी कराया नहीं गया है। वर्षों से संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है, वहां सरकारी राजस्व की क्षति हो रही है, ये हमारा प्रश्न है। चलिए अब मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न के दो भाग हैं। सोनापहड़ी जो तीर्थ क्षेत्र है, संयोग से मेरे ही जिले में पड़ता है, माननीय सदस्य भी हमारे ही जिले से आते हैं। दो तरह की परिसंपत्तियां हैं मान्यवर सोनापहड़ी क्षेत्र में। एक निजी संपत्तियां हैं और एक वह संपत्ति है जो 98 लाख की राशि से बना है। माननीय सदस्य की चिंता सरकार के द्वारा बनी उस संपत्ति के परिचालन से संबंधित है। तो उपायुक्त गिरिडीह ने इस खैरात की बंदोबस्ती के लिए अनुमंडल पदाधिकारी से दर निर्धारण के लिए पत्र लिखा है। मैं आपके माध्यम से उनको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि व्यक्तिगत तौर पर मैं भी इस मामले को देख लूंगा और अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा दर निर्धारित किए जाने के साथ ही उस परिसंपत्ति के संचालन के लिए निविदा प्रकाशित की जाएगी। जो अधिक बोली देकर उस परिसंपत्ति के संचालन का हक हासिल करेंगे वही चलाएंगे। सरकार के राजस्व की क्षति का कोई सवाल नहीं खड़ा होगा। हो गया नरेंद्र बाबू? अध्यक्ष महोदय, आपका चिंता से चिंतित है माननीय मंत्री जी। नहीं, बहुत और आप लोग एक पुरानी ही जिला केस के है। हैं। आज की बात नहीं है। किसी खास व्यक्ति के द्वारा पैसे का वसूली की जाती है, उसका बंदरबाट किया जाता है। आम आवाम पूरी जनता नहीं है। बेको पंचायत पश्चिमी के आम आवाम जनता नहीं है, खास व्यक्ति है। वो वर्षों से वसूली की जा रही है, इस बात पर चिंता है। सरकारी मुलाजिम जितने भी पदाधिकारी है, ये तो लिखते हैं, चिट्ठी लेटर बनाते हैं, लेटर का सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है। पहाड़ी क्या है? वह क्या गर्मजरुआ है? क्या वह आम गर्मजरुआ है? क्या वन सीमा में आता है? किस तरह का पहाड़ी क्षेत्र है? पहाड़ में तो बना हुआ है। इसको माननीय मंत्री महोदय उसी जिले से आते हैं, हमारे सुलझे हुए मंत्री जी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं इनसे आग्रह करता हूं कि इस पर संज्ञान लिया जाए और इसको बढ़िया से राजस्व की हमारा सरकार से करते, सरकार का राजस्व आएगा। हम सरकार को तो मदद कर रहे हैं कि सरकार उसका राजस्व आएगा तो सरकार सरकारी निधि का आएगा तो सरकार में खर्च होगा। मान्यवर, माननीय सदस्य की भावना को सम्मान देते हुए हम यथाशीघ्र इसके निविदा की प्रक्रिया को शुरू कराते हैं। और यदि जैसा माननीय सदस्य इंगित कर रहे हैं कि अभी कोई अनधिकृत व्यक्ति उस परिसंपत्ति का परिचालन कर रहा है तो उस पर रोक लगाने के लिए भी संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित करते हैं। जी ठीक, बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, नियमानुसार ग्राह्य शून्यकाल की सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गई और इन्हें संबंधित विभाग को भेज दी जाए। और जो ध्यान आकर्षण यथावत रहा, फिर हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। प्रभारी मंत्री वित्त, बहुत आभार अध्यक्ष महोदय। महोदय, मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में जो व्यय होने की संभावना है से संबंधित 1,58,560 करोड़ रुपए मात्र का आय व्यय बजट सभा में उपस्थापित करता हूं। बजट भाषण महोदय, बजट भाषण प्रभारी मंत्री वित्त प्रस्तुत करें।
उस बीच हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये पूरे सदन इस विषय को समझते हैं कि आदरणीय हेमंत सोरेन जी के सरकार में महिला के प्रति विशेष ध्यान है, तो इसमें भी हमको लगता है कि लोग विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए आगे की बात है, चलिए ठीक है, ठीक 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 आधी आबादी पर ख्याल रहेगा भाई। महोदय, आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट भाषण पढ़ना चाहूंगा। महोदय, इसके पहले कि हम 2026-27 के बजट भाषण को सभा में प्रस्तुत करें, मैं ये बताना चाहता हूं कि गरीबों के दुख दर्द को दूर करने के लिए हमारे सरकार का यह परम नैतिक दायित्व है। मानवीय संतुलन, एक स्वस्थ वातावरण और संतुलित झारखंड के लिए यह आवश्यक है। मुझे पूरा भरोसा है, मैं आत्मविश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में तैयार किया गया वर्ष 2026-27 का बजट जहां राज्य के गरीबों का आंसू पोंछने वाला होगा, वहीं झारखंड वासियों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला भी ये बजट होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट उपस्थापन के अवसर पर मैं संपूर्ण सदन को जोहार करता हूं। झारखंड राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए आपका, संपूर्ण सदन का आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, मेरे संसदीय जीवन का ये दूसरा अवसर है जब मैं झारखंड राज्य के अनुमानित आय और व्यय विवरणी प्रस्तुत करने के लिए सदन में उपस्थित हुआ हूं। मुझे यह पुनीत अवसर देने के लिए मैं संपूर्ण सदन और राज्य की जनता, अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं तथा राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे ही नहीं, आज संपूर्ण सदन और राज्य की जनता को एक सामाजिक राजनैतिक व्यक्तित्व की कमी खल रही है, और वह व्यक्तित्व है दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन जी। वर्ष 2026-27 के मूल बजट के उपस्थापन के अवसर पर मैं स्वर्गीय शिबू सोरेन जी के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महोदय, हम उन महापुरुषों को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर झारखंड सहित देश की एकता और अस्मिता की रक्षा किया है। इस सदन की ओर से मैं वीर भूमि झारखंड में के अमर शहीद धरती आबा बिरसा मुंडा के साथ तिलका मांझी, वीर बुद्धू भगत, पोटो हो, सिद्धू कान्हो, मुर्मू चांद भैरव, फूलो झानो, तेलंगा खाड़िया, ठाकुर विश्वनाथ सहादेव, पांडे गणपत राय, नीलांबर पीतांबर एवं शेख भिखारी सहित सभी नाम अनाम वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हम झारखंड के रहने वाले लोग कितने भाग्यशाली। प्रकृति ने हमें घने जंगलों, खूबसूरत पहाड़ियों, बहुमूल्य खनिज संपदाओं, शानदार झरनों का झारखंड प्रदेश के रूप में हम सबों को अनुपम उपहार दिया है। छोटा नागपुर की रानी अर्थात नेतरहाट अपने शानदार सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध है, तो दूसरी ओर बेतला राष्ट्रीय उद्यान एवं हजारीबाग अभयारण्य बाघों और अन्य भी वन्य जीवों के लिए बेहतरीन स्थान है। देवघर का प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ का मंदिर, रजरप्पा का सिद्ध पीठ, गुमला का अंजनी धाम, ऐतिहासिक धरोहर राजा मेदिनी राय का पलामू किला, पारसनाथ की पहाड़ी और जैन मंदिर, राजमहल का जामा मस्जिद, रांची स्थित जीएल चर्च, साहेबगंज का ऐतिहासिक श्री गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा तथा मसानजोर, मैथन, तिलैया, मलय, चांडिल डैम इत्यादि झारखंड को भारत के मानचित्र पर स्थापित करते हैं।
महोदय, झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध आदिवासी संस्कृति का रक्षक और खनिज आधारित अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। अलग राज्य बनने के उद्देश्य से असमानता को दूर करना, आदिवासी समुदाय के हितों की रक्षा करना और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन तथा जनहितकारी उपयोग सुरक्षित करना था। महोदय, झारखंड के विकास की यात्रा संभावनाओं और चुनौतियों का मिश्रण है। बजट केवल आम व्यय का लेखा जोखा नहीं होता, बल्कि यह राज्य के भविष्य की दशा और दिशा तय करता है। यह बजट समावेशी, सतत जन कल्याणकारी विकास को समर्पित है तथा राज्य की आर्थिक सुदृढ़ता, सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करने वाला बजट है। झारखंड केवल खनिज संपदाओं से परिपूर्ण राज्य नहीं, बल्कि यह विविध जनजातीय परंपराओं, लोक सांस्कृतिक सामुदायिक जीवन मूल्यों और प्रकृति के साथ सामंजस्य की बेमिसाल परंपरा का प्रतीक है। यहाँ की धरती पर परिश्रम, सहभागिता और सामाजिक समरसता की भावना पीढ़ियों से प्रवाहित होते आ रही है। आदरणीय महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के कुशल नेतृत्व में महागठबंधन की राज्य सरकार भावनाओं और संवेदनशीलता के साथ जन भागीदारी, आदिवासी अस्मिता, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास एवं एक मजबूत और आत्मनिर्भर झारखंड बनाने के लिए हम हृदय से प्रतिबद्ध हैं। मान्यवर राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड राज्य के गठन के मूल उद्देश्यों को दृष्टि पटल पर रखकर वर्तमान अबुआ सरकार हमारे दिशोम गुरु के द्वारा बताए गए समावेशी विकास के मार्ग पर आरूढ़ है। हम झारखंड राज्य के निर्माण के उद्देश्यों, जन कल्याण और भागीदारी, आदिवासी अस्मिता, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास एवं समृद्ध, सशक्त तथा आत्मनिर्भर झारखंड को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भले ही हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हमारे राह में कितने भी रोड़े अटकाएं, न हम झुकेंगे, न झुके हैं। हम संघर्ष करेंगे और हमें ये दो पंक्ति हमारे आत्मबल को और मजबूत बनाता है। वह दो पंक्ति इस प्रकार हैं: किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है। हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार की यह सोच है कि किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लें, और इसी दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। महोदय, अबुआ राज्य की जनता के विश्वास एवं युवा जननायक माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार अपने घोषणा पत्र के माध्यम से लिए गए निर्णयों के चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए कृत संकल्पित है। महोदय, एक बात मैं कहना चाहता हूं, कोई टिप्पणी नहीं। महामहिम राज्यपाल जी अपने अभिभाषण में जो कहा, मैं उसका उल्लेख करना आवश्यक मानता हूं। संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती उनके अभिभाषण में छिपी हुई है। उन्होंने जो कहा, 4 पंक्तियां मैं सदन के सामने रखता हूं कि कोई भी राज्य सरकार केंद्रीय सहायता के बिना अपेक्षित विकास का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकती। वांछित आर्थिक सहयोग के अभाव में हमारी सरकार को विकास और समृद्धि की बड़ी एवं महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू करने में कठिनाई हो रही है। महोदय, मैं अपने प्रतिपक्ष के साथियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि महामहिम के अभिभाषण के इन बिंदुओं के आलोक में हमारे प्रतिपक्ष के सभी सदस्य ये मानते हैं कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ वो आर्थिक सहयोग नहीं कर रही है जो करना चाहती है। अगर हमारे प्रतिपक्ष के लोग के मन में थोड़ा भी यह बात होती तो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कटौती प्रस्ताव आप जरूर दिए होते, लेकिन आपने कोई कटौती प्रस्ताव नहीं दिया। यानी कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के इस अंश का समर्थन आप भी करते हैं। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारी गठबंधन की सरकार ने राज्य में समावेशी
विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022-23 से नए प्रयास शुरू किए हैं, जिसमें विकास के विभिन्न प्रक्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों, राज्य और राज्य के बाहर के विद्वानों और शास्त्रियों, बुद्धिजीवियों के साथ साथ झारखंड की आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी के वर्ष दर वर्ष व्यापक भागीदारी रही है। बजट पूर्व कार्यशालाओं एवं आम जनता के सुझावों से सरकार के सभी विभाग लाभान्वित हुए हैं। इस बजट को बनाने में हम लोगों ने विशेषज्ञों को आमंत्रित किया, उनकी राय ली। हम बाल बजट तैयार करने के लिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से हम बालक बालिकाओं को बुलाकर बजट के संदर्भ में राय प्राप्त किया। हम झारखंड के प्रमुख सभी प्रेस मीडिया से जुड़े हुए लोगों की भी राय हम लोगों ने ली। हम राज्य के बैंकर्स से भी उनके सुझाव मांगे कि बताइए 2026-27 का बजट कैसा होना चाहिए। सामाजिक प्रक्षेत्र में, एमएसएमई के सेक्टर में, प्रायोरिटी सेक्टर में, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में हमारी सरकार का क्या दायित्व है और बैंकर्स किस तरह अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे, ये हम लोगों ने उनसे पूछा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में हम सभी को ज्ञात है हमारा अपन बजट 2023-24 में एवं 24-25 में हमीन कर बजट, 2025-26 में अबुआ बजट एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 में अबुआ जिसोम बजट गोष्ठी एवं परिचर्चा के माध्यम से वार्षिक बजट को लगातार बहुमुखी आयाम दिया जा रहा है और ये उसी का परिणाम है कि यह बजट इतने प्रयास के बाद हमारे विभाग के वित्त सचिव और वित्त विभाग के सभी टीम, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल और हमारे मंत्रिपरिषद के सभी सहयोगियों के बढ़िया सुझाव, बहुमूल्य सुझावों का परिणाम है। हमारे विधानसभा के जितने माननीय सदस्य हैं उनके सुझावों का परिणाम है कि 26-27 का ये बजट हम आज सदन में उपस्थापित कर रहे हैं। यह बजट एक आइडियल बजट मैं मानता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार समाज में हाशिए पर खड़े लोग, बेरोजगार युवक, फसलों के उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती, पर कैपिटा इनकम बढ़ाने, आम लोगों का परचेजिंग पावर को बढ़ाने को लेकर संवेदनशीलता के साथ यह सरकार काम करना चाहती है। लेकिन झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत कुछ करना अकेले सिर्फ राज्य के वश की बात नहीं है। महोदय, केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड जैसे पिछड़े राज्य को देश के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार का आर्थिक सहयोग जरूरी है, लेकिन मुझे बहुत ही दुख के साथ सदन को यह सूचित करना पड़ रहा है कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, परंतु अभी तक केंद्रीय करों में झारखंड की हिस्सेदारी के लिए निर्धारित लक्ष्य के आलोक में 5,000 करोड़ रुपए हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। महोदय, इसी तरह अनुदान राशि के मद में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 11,000 करोड़ रुपया झारखंड को नहीं मिला है। संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत केंद्र से मिलने वाली राशि झारखंड को समय पर नहीं मिल पाती है। अनुदान की राशि के मद में विगत 5 वर्षों से निरंतर कटौती की जा रही है। दूसरी ओर केंद्र सरकार के अविवेकपूर्ण निर्णयों के कारण झारखंड के ऊपर घोर आर्थिक बोझ पड़ रहा है अथवा पड़ने वाला है। मैं बहुत ही दायित्व के साथ वित्त मंत्री होने के नाते जो मैंने असेसमेंट किया है और जो बातें उभर कर सामने आई हैं, माल एवं सेवा कर जीएसटी दर के युक्तिकरण से झारखंड राज्य को प्रति वर्ष 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। और ये बात मैं आदरणीय केंद्र सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के समक्ष भी जीएसटी काउंसिल की जब बैठक हो रही थी तो मैंने बहुत ही दृढ़ता के साथ इस बात को कहा था कि जीएसटी के रैशनलाइजेशन से झारखंड को नुकसान होने वाला है। और आज जब हम संचिकाओं में देखते हैं, जब हम इसका आकलन कर चुके होते हैं तो ये पता चलता है कि 4,000 करोड़ रुपया झारखंड को क्षति पहुंच रहा है। महोदय, इसी तरह मनरेगा का परिवर्तित नाम बीबीजी राम जी योजना के लिए केंद्र और राज्य के बीच 60-40% राशि के बंटवारे से झारखंड को लगभग प्रति वर्ष 5,640 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने वाला है। इसी तरह अनेक प्रयास करने के बाद भी
केंद्र सरकार द्वारा कोल कंपनियों के पास बकाया राशि 1,36,000 करोड़ रुपए झारखंड को अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया। महोदय, इस अवस्था में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो हमारा कमिटमेंट है झारखंड के सोशल इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारा। भले ही केंद्र सरकार आर्थिक सहयोग ना करे झारखंड को, लेकिन हम अपने आंतरिक स्रोतों के माध्यम से कोई कभी हम लोगों ने नहीं होने दिया है। हमारे प्रतिपक्ष के साथियों ने लगातार उन्होंने एक बयान दिया कि झारखंड सरकार के पास पैसे की कमी। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, सदन को विश्वास में लेकर यह कहना चाहता हूं, यह सही है कि केंद्र सरकार ने आर्थिक सहयोग नहीं किया, लेकिन हम अपने संसाधनों से किसी एक महीने का वेतन नहीं रुका है। हमारे सभी कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारियों को लगातार वेतन का भुगतान किया जा रहा है। महोदय, 2025-26 वर्तमान वित्तीय वर्ष में हमारे योजना मद का बजट 91,000 करोड़ रुपए का था। महोदय, 13,000 करोड़ हम लोगों ने मैया समान योजना के लिए कर्णांकित किया था। कैसे कहा जा सकता है कि पैसे की कमी? 91,000 करोड़ में अगर 13,000 करोड़ हम माइनस भी करते हैं तो भी राज्य के विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, सड़क पुल पुलिया बनाने के लिए, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खोलने के लिए 78,000 करोड़ रुपया श्री हेमंत सोरेन के राजकोष में आज भी हमारे पास उपलब्ध है। महोदय, बजट उपस्थापन के अवसर पर हम उन्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि किसी के पैर खींचना आसान होता है, इसके लिए न जहन चाहिए न जिगरा, मगर किसी का हाथ थापना, उसे ऊपर खींचना, उसके हौसले को मजबूत करना, यह वही अमल है जो इंसान को सिर्फ कामयाब नहीं बल्कि महान बनाता। अगर जिनके पास ये कीर्ति ना हो, जिनके पास ये विचार ना हो, मैं समझता हूं कि शायद वो महान नहीं बन सकते। अध्यक्ष महोदय, राज्य के संसाधन सीमित हैं। सिर्फ राज्यांश एवं केंद्रांश मद की राशि से विकास एवं आधारभूत संरचना का निर्माण संभव नहीं है। अतः जहां मुख्य राजस्व संग्रहण विभागों के राजस्व संवर्धन समिति बनाकर राजस्व वृद्धि के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं अन्य स्रोतों जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, CSR, बाह्य एजेंसियों के माध्यम से फंडिंग प्राप्त करके हम चिन्हित कर रहे हैं और हम अपने राजस्व संग्रहण को बढ़ा पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, झारखंड गठन के 25 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार द्वारा दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में पहली बार भाग लेकर राज्य की वैश्विक पहचान को मजबूती से स्थापित किया गया तथा हरित औद्योगिकरण और समावेशी सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित किया गया है। इसके फलस्वरूप झारखंड सस्टेनेबल ग्रीन इंडस्ट्रीज, क्रिटिकल मिनरल्स एंड फॉरेस्ट बेस्ड वैल्यू चेन और पारंपरिक अर्थव्यवस्था आधारित विकास के लिए प्रमुख गंतव्य के रूप में उभर कर सामने आया है। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे राज्यवासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं और बधाई देता हूं ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे जी को। श्री हेमंत सोरेन जी के पहल पर राज्य में बहुप्रतीक्षित पेशा कानून को लागू किया गया है। इस अधिनियम के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को बालू घाटों का प्रबंधन, विभिन्न योजनाओं में लाभुकों का चयन, हाट बाजार का प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए, जिससे ग्राम सभा को सशक्त बनाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन गठित पंचम राज्य वित्त आयोग प्रथम प्रतिवेदन राज्य सरकार को समर्पित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा आयोग की अनुशंसाओं पर ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए संबंधित वित्तीय वर्ष में प्रतिनिध्यायन के रूप में स्थानीय निकायों को अंतरित की जाने वाली राशि पिछले वित्तीय वर्ष के राज्य के शुद्ध स्वकर राजस्व
का 4% के रूप में तय किया गया है। तदनुसार पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के क्रम में स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 और 25-26 में अनुदान की कुल राशि 1172 करोड़ रुपए 66 लाख निर्धारित की गई है। महोदय, ये उपलब्धि है हमारे सरकार की। अध्यक्ष महोदय, सरकारी विद्यालयों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु हेमंत सोरेन कृत संकल्पित हैं। इस सोच के साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य सरकार ने धनबाद में 2 तथा पलामू, लातेहार एवं गढ़वा में 1-1 कुल 5 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के निर्माण का निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 100 नए उत्कृष्ट विद्यालय सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के संचालन का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार की विशेष पहल पर शहीद के आश्रितों के लिए एक आदर्श विद्यालय की स्थापना एवं संचालन की व्यवस्था की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड में कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए महिला किसान खुशहाली योजना प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत महिला किसान को इंटीग्रेटेड फार्मिंग से जोड़कर अद्यतन तकनीकी की मदद दी जाएगी और ऑफलाइन एवं ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इस योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए 25 करोड़ बजटीय उपबंध किया गया है। महोदय, विषम आर्थिक चुनौतियों के बावजूद हमने अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ साथ उनका ध्यान रखा जो अपनी आवाज उठाने में सक्षम नहीं है। हमने विकास की राह में अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों के आगे लाने का प्रयास किया है। झारखंड संवर्जन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना और उसके अतिरिक्त सुखाड़ राहत माननीय मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मरान बोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, सावित्री भाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, धोती लुंगी साड़ी योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना सहित कई योजनाएं हमारे गठबंधन की सरकार ने शुरू किया है। साथ ही प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में लगभग 3 गुना की वृद्धि की गई है। यह सब सीधे जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों और उनके उत्थान से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। महोदय, अध्यक्ष महोदय, अर्थव्यवस्था के मेरे दावे की पुष्टि आंकड़ों के अवलोकन से भी होती है। राज्य की आर्थिक स्थिति से अवगत कराते हुए बताना चाहूंगा कि वर्ष 21-22 में राज्य का आर्थिक विकास दर 12% कांस्टेंट प्राइस था। कोरोना काल की विषम परिस्थितियों को अपवाद माने तो वर्ष 2022-23 में आर्थिक विकास दर 7.2%, ये भी कांस्टेंट प्राइस पर रहा। वर्ष 2023-24 में राज्य का विकास दर 7.5%, ये भी कांस्टेंट प्राइस पर, तथा वर्ष 24-25 में 7.2%, वर्ष 25-26 में इसके 7.7% कांस्टेंट प्राइस पर रहने का अनुमान है और वर्ष 2026-27 में हम ये भरोसा करते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा आर्थिक विकास दर 2011-12 के कांस्टेंट प्राइस पर 6.90% एवं वर्तमान मूल्य करंट प्राइस पर 10.3% रहने का अनुमान है, जो एक बहुत बड़ी कीर्तिमान स्थापित झारखंड करेगा। हम सबों को ऐसा विश्वास है। अध्यक्ष महोदय, हमारे गठबंधन की सरकार ने राजकोषीय घाटा को नियंत्रित और कम से कम स्तर पर रखने का सर्वोच्च प्राथमिकता दिया है। हमने बेहतर वित्तीय प्रबंधन के द्वारा वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा को 2.81% रखने में सफलता हासिल की। राज्य के डेट जीडीपी रेशियो में भी सुधार हुआ है। यथा वित्तीय वर्ष 21-22 में यह 30.2% था, तो वित्तीय वर्ष 23-24 तथा 24-25 में 27.0 तथा 25.3% रहा। वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 26-27 में क्रमशः 25.2
प्रतिशत एवं 25.3% रहने का अनुमान है। महोदय, जब इस पर वाद विवाद होगा, हमारे सभी माननीय सदस्य, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, अपने विचारों को रखेंगे, तब मैं बताऊंगा। जिन लोगों का ये कहना है कि झारखंड राजकोषीय घाटा से गुजर रहा है, मैं उन्हें बताऊंगा कि हम कैसे जीडीपी के निर्धारित 3% सीमा से नीचे हैं और देश के कई ऐसे राज्य हैं जो हमसे बहुत अधिक उस निर्धारित सीमा से अधिक ऋण ले चुके, और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है वहां की जनता के ऊपर। इस बात को मैं कल अपने उत्तर के क्रम में, सरकार के उत्तर के क्रम में कहूंगा। महत्वपूर्ण बात यह है महोदय, राज्य ने अपने राजस्व आय, स्टेट ऑन टैक्स, स्टेट नॉन ऑन टैक्स में उत्तरोत्तर वृद्धि हासिल किया। 19-20 में राज्य के स्रोत से कुल राजस्व आय 25,521 करोड़ रुपए थी, जो वित्तीय वर्ष 24-25 में 42,732 करोड़ रुपए हो गई तथा वित्तीय वर्ष 26-27 में 66,700 करोड़ रहने का अनुमान है महोदय। ये बतलाता है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारा वित्तीय प्रबंधन है वो कितना स्वस्थ है, कितना मजबूत है, ये इस बात का द्योतक है। महोदय, राज्य के आधारभूत संरचनाओं का विकास तेजी से करना हमारी प्राथमिकता रही है। ऐसे में पूंजीगत परिव्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि करने पर हमने बल दिया है। वित्तीय वर्ष 26-27 में 37,708.10 करोड़ रुपए पूंजीगत परिव्यय का आकलन हम लोगों ने किया है, जो पूंजीगत परिव्यय में गत वर्ष की तुलना में 8.5% की वृद्धि। अध्यक्ष महोदय, राज्य की आधारभूत संरचना के विकास के लिए ऋण लेना राज्य सरकार की बाध्यता है और सरकारें ऋण लेती हैं। पूर्व में लिए गए ऋणों के भुगतान में भविष्य में संभावित किसी विपरीत आर्थिक स्थिति का सामना करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में वर्तमान राज्य सरकार द्वारा सिंकिंग फंड में लगातार निवेश किया जा रहा है। इस उद्देश्य से अब तक इसमें लगभग 2,801 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिसका उपयोग केवल ऋण भुगतान के लिए ही किया जाएगा। इसके स्वस्थ आर्थिक हित के साथ साथ राज्य की साख भी बढ़ी है। इस वर्ष इसमें 654 करोड़ रुपए का पुनः निवेश करने का प्रस्ताव है। मैं संतुष्ट करना चाहता हूं सदन को कि हमारी सरकार चारवाक की नीति पर नहीं चलती है। जाते जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, जावत जीवित सुखम जीवित। हम लोग इस बात कि अगर हम ऋण लेते हैं तो उसके चुकाने की भी व्यवस्था हमें करनी है और हम कर भी रहे। इसीलिए हमारी साख देश के स्तर पर बढ़ी। अध्यक्ष महोदय, राज्य की आय विशेषकर खनन राजस्व के भविष्य में कमी होने के कारण राज्य के दायित्वों में प्रतिकूल प्रभाव से बचने हेतु झारखंड बजट स्थिरीकरण कोष, झारखंड बजट स्टेबलाइजेशन फंड का गठन किया गया। इसके लिए 25-26 में 832 करोड़ रुपया तथा 26-27 में 1,209 करोड़ रुपए का निवेश हेतु बजट प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे पांव जमीन पर मजबूती से टिके और विकास के आसमान को छूने रुपए एवं उधार अग्रिम की वसूली से 300 करोड़ रुपए होने का अनुमान। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 26-27 में राजकोषीय घाटा 13,595.96 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि अनुमानित जीएसडीपी का 2.1% है। यानी कि जो जीएसडीपी की समय सीमा, जो वित्तीय सीमा निर्धारित की गई कि 3% से अधिक नहीं होना चाहिए, झारखंड 2.1% पर है। ये बताता है हमारे वित्तीय प्रबंधन का द्योतक है, किस तरह वित्तीय स्थिति हमारे राज्य की कैसे अनुशासित है, कैसे प्रबंधित है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। महोदय, कोविड के बाद वर्ष 2021-22 से 25-26 मौजूदा कीमत पर यानी कि करंट प्राइस पर राज्य के जीएसडीपी में 14.1% की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। इसी तरह 11-12 से 24-25 के बीच राज्य की मौजूदा कीमतों पर
9.9% की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई है और इस तरह इन 11 वर्षों में 5 वर्षीय आर्थिक विकास दर 14.1% से अधिक की दर से बढ़ा है। महोदय, 14.1% की लक्षित विकास दर राज्य के मौजूदा संसाधनों का उपयोग करके बाहरी कारकों, विशेष रूप से सूखे के प्रभाव को निष्प्रभावी करके उसे विकास को बढ़ावा देने वाले उपायों को लागू करके हासिल की जाएगी। इस क्रम में ग्रोथ इंजन कृषि, उद्योग, भौतिक संरचनाओं का विकास, वित्तीय सेक्टर का विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, राज्य की आर्थिक सांस्कृतिक मुख्य खेती किसानी पर आधारित होने के कारण हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता किसानों को ऋण से मुक्त करना, कृषि में समग्र विकास को बढ़ावा देना और सबसे महत्वपूर्ण किसानों की आय में वृद्धि करना, इसका असर भी दिखने लगा है। अद्यतन आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के प्रतिवेदन के अनुसार कृषि परिक्षेत्र में रोजगार का प्रतिशत गत तिमाही 44.3% से बढ़कर 50.4% हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में कृषि एवं संबद्ध परिक्षेत्र के लिए 4,884 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। हम जानते हैं, हमारी सरकार जानती है कि झारखंड के ग्रामीण अर्थव्यवस्था से ही झारखंड सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत होगा और तभी माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश प्राप्त हुआ कि हम एग्रीकल्चर और एलाइड एग्रो सेक्टर में बजटीय उपबंध इतना बेहतर करें कि लोगों को रोजगार मिले, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि कर सके, मत्स्य पालन में वृद्धि कर सके, तालाब का निर्माण करें, मत्स्य पालन को बढ़ाएं। ये सोच माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार का है। महोदय, क्या बोले, बीच बीच में पानी पीना पड़ता है क्या? जरूरत होगा तो मांग लूंगा। वर्ष 2026-27 में ग्रामीण विकास के लिए 12,346 करोड़ 90 लाख का बजट प्रस्तावित है और इसी तरह अध्यक्ष महोदय, सिंचाई सुविधाओं और सिंचाई क्षमता के विस्तार को ध्यान में रखते हुए वर्ष 26-27 में जल संसाधन के लिए 2,714 करोड़ 71 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2026-27 में 2,283 करोड़ 25 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, महिलाओं, बच्चों और सामाजिक सुरक्षा हेतु वर्ष 2026-27 में 22,995 करोड़ 69 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, इसी तरह वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 16,251 करोड़ रुपए 251 करोड़ 43 लाख रुपए तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 2,564 करोड़ 45 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री, अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 7,990 करोड़ 30 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, इस विषय पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने ये महसूस किया है कि राज्य में कैंसर रोग का फैलाव बहुत तीव्रता के साथ हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब समीक्षा की तो ये पाया कि हमारे राज्य में सरकारी 5 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के पास पेट सीटी स्कैन मशीन नहीं है। हमारे रोगियों के लिए या तो कलकत्ता जाना पड़ता है या फिर दिल्ली का रुख करना पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो इंटरनल बजटीय एलोकेशन है स्वास्थ्य विभाग का, उसी में 200 करोड़ रुपए सिर्फ कैंसर रोग के उपचार और रोकथाम के लिए
कर्णांकित किया जाएगा। और मैं सदन को बतलाते हुए काफी हर्ष महसूस कर रहा हूं कि अब कैंसर के उपचार के लिए, उसकी पहचान के लिए हमारे रोगियों को कलकत्ता और दिल्ली का रुख नहीं करना पड़ेगा। राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में पेट सीटी स्कैन मशीन की अधिस्थापन किया जाएगा। महोदय, मैया समान योजना जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया, गांव में जब इसका असर देखा तो एक बात की जानकारी और प्राप्त हुई कि राज्य में बहुत ही तीव्र गति से महिलाओं के बीच ब्रेस्ट कैंसर का फैलाव हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, मंत्री परिषद के सभी सहयोगियों ने यह निर्णय किया कि राज्य के 24 सदर अस्पतालों में हम ब्रेस्ट मैमोग्राफी मशीन अधिस्थापित करेंगे ताकि महिलाओं में बढ़ता हुआ ब्रेस्ट कैंसर के रोग का पहचान हो और उसका समुचित इलाज। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2026-27 में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग हेतु 5,194 करोड़ 53 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। 26-27 में खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के लिए 2,887 करोड़ 27 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, 26-27 में श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग के लिए 1,168 करोड़ 73 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, इसी तरह अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का वित्तीय वर्ष 26-27 में 3,568 करोड़ 19 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। मान्यवर, वर्ष 26-27 में वन विभाग के लिए 1,544 करोड़ 75 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, 26-27 में पथ निर्माण विभाग के लिए 6,601 करोड़ 28 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 5,081 करोड़ 74 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। महोदय, नगर विमानन हेतु 26-27 में 138 करोड़ 63 लाख रुपए तथा रोजमर्रा के जीवन और समग्र विकास की रीढ़ है विद्युत, हम ऊर्जा विभाग के लिए 2026-27 में 11,197 करोड़ 89 लाख रुपए का बजट का प्रस्ताव कर रहे हैं। इस बजट में महोदय, राज्य में उद्योग के विकास और विस्तार, विशेषकर मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योगों को प्रधानता देते हुए 26-27 में उद्योग विभाग के लिए 541 करोड़ 30 लाख रुपए का बजट का प्रावधान किया जा रहा है, जो प्रस्तावित है। भवन निर्माण के लिए 894 करोड़ 31 लाख रुपए, नगर विकास एवं आवास विभाग के लिए 3,919 करोड़ 40 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। और इसी तरह वर्ष 2026-27 में लातेहार जिला अंतर्गत नेताहाट में कोयल व्यू पॉइंट पर ग्लास वॉच टावर का निर्माण एवं मैग्नोलिया पॉइंट में स्काई वॉक का निर्माण कराया जाएगा। देवघर जिला अंतर्गत पुनासी डैम का टूरिज्म डेवलपमेंट, पलामू जिला अंतर्गत मलय डैम का टूरिज्म डेवलपमेंट, चतरा जिला अंतर्गत कौलेश्वरी पहाड़ में रोपवे का विकास एवं खूंटी जिला के पेरवा घाघ जलप्रपात तथा पांडु पुडिंग पिकनिक स्थल के इको पर्यटन सर्किट का विकास कराया जाएगा। महोदय, मैं अपनी ओर से माननीय पर्यटन मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि जिसकी संभावना काफी अधिक है इस राज्य में, लेकिन दुर्भाग्यवश अब तक पर्यटन को वह स्थान नहीं मिला था जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पर्यटन मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। महोदय, 2026-27 में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 328 करोड़ रुपए, 2026-27 में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के लिए कुल 11,038 करोड़ रुपए और विकास के लिए योजनाओं की अवधारण और सूत्रण के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में क्रिटिकल
गैप पूरा करने में योजना एवं विकास विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत 529 करोड़ 94 लाख रुपए का बजट प्रस्ताव है। महोदय, आगामी वित्तीय वर्ष 26-27 में राज्य का कुल योजना आकार 1,0891 करोड़ रुपए है, जिसमें 13 विभागों की योजनाओं का आउटकम बजट की राशि 62,329 करोड़ 4 लाख रुपए है, जो योजना बजट का लगभग 62% है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसा कि हम लोगों ने पहले से ये प्रॉमिस किया था कि हम जेंडर बजट, बाल बजट के माध्यम से लोगों के सर्वांगीण विकास की बात करेंगे और सोशल सेक्टर पे हमारा ध्यान अधिक होगा, मुख्यमंत्री जी का ध्यान अधिक केंद्रित होगा। ये उसी का परिणाम है। इस तरह का जो बजट प्रस्ताव किया गया है, आगामी 26-27 के लिए आउटकम बजट से संबंधित विभागों की योजनाओं के आधार पर बाल बजट भी तैयार किया गया है। बाल बजट तैयार करने के उद्देश्य से राज्य में बच्चों को समुचित विकास के लिए समेकित प्रयास करना है तथा राज्य में बच्चों से संबंधित संचालित होने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना है। इस वर्ष आउटकम बजट की योजनाओं में से बच्चों से संबंधित लगभग 138 योजनाओं के आधार पर बाल बजट तैयार किया गया है, जिसमें कुल 10,793 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि उपबंधित की गई है। यह राशि राज्य के कुल बजट साइज का लगभग 10.7% है। महोदय, 26-27 के लिए आउटकम बजट से संबंधित विभागों की योजनाओं के आधार पर जेंडर बजट भी तैयार किया गया है। इस वर्ष 17 विभागों की योजनाओं में से महिलाओं से संबंधित लगभग 232 योजनाओं के आधार पर जेंडर बजट तैयार किया गया है, जिसमें कुल 34,211 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि उपबंधित की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि हमने बजट उपस्थापन के अवसर पर सिर्फ आय व्यय का दस्तावेज ही नहीं रखा है। हमारी पूरी कोशिश है कि झारखंड वासियों के आज और कल की आशाओं और उम्मीदों की मुख्य अभिव्यक्ति को भी हम लोगों ने वाणी दी है इस बजट के माध्यम से। मैं एक बात न सिर्फ अपनी ओर से बल्कि तमाम सदन के पक्ष या विपक्ष कि माननीय सदस्यों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि हम लोगों ने वह सम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की है, बजट में इसका प्रावधान किया है कि चतरा जिला में चतरा जिले के मुख्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर उनके सम्मान में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। मैं तमाम सदन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हार्दिक बधाई, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, मैं अपना बजट अभिभाषण इस सदन को इसी 2 पंक्तियों के साथ जो मेरे जीवन में प्रेरणादायक रही हैं, वो मैं स्वयं दर्शन पर विश्वास करता हूं और हरिवंश राय बच्चन जी की यह पंक्ति कि जीवन के आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं बैठ कभी या सोच सकूं, जो किया कहा माना मैंने उसमें क्या भला बुरा। हम और हमारी सरकार इस बात को मानती है कि राज्य के विकास में यदि कहीं कोई कमी हो भी रही हो तो हम उसे स्वीकार करते हुए उस कमियों को दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। और अंत में वो 2 पंक्ति जो मुझे प्रेरित करती रही हैं, महोदय, ये देखा जाए कि अगर कहीं खुशबू हो और रंग न हो तो खुशबू का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, और अगर कहीं रंग हो उसमें खुशबू नहीं हो तो भी वो बेईमानी होता है। और एक शायर ने कहा है कि अखलाते चमन में, मतलब इस चमन में रंगों खुशबू से बात बनती है। इस अखलाते चमन में रंग और खुशबू से बात बनती है। अभी हम हैं तो क्या हम हैं,
तुम हो तो क्या तुम हो, दोनों मिल जाएं तो देखिए झारखंड का विकास कैसे होता है, कैसे आगे बढ़ता है। इन्हीं बातों के साथ आपने इतना समय दिया, पूरा सदन गौर से हमारी बातों को सुना है, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। एक मिनट, माननीय अध्यक्ष महोदय इसकी घोषणा कर दो। माननीय सदस्यगण, इस सूचना पढ़ने के बाद ही आगे का बात मैं पढ़ रहा हूं। आज दिनांक 24 फरवरी 2026 को वार्षिक बजट 2026-27 के उपस्थापन के अवसर पर सभी माननीय सदस्यगण पक्ष और विपक्ष से अनुरोध है कि सेंट्रल हॉल में आयोजित दीवा भोज में सम्मिलित होकर कृतार्थ करें। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 25 फरवरी 2026 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।